चलिए आज एक ऐसी कहानी को करीब से समझते हैं जो शिक्षा और दृढ़ निश्चय की एक बेहद खूबसूरत और सच्ची मिसाल है। लेखिका सुधा मूर्ति और उनकी दादी की ये कहानी कोई मामूली किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो सच में बहुत कुछ सिखाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। क्या एक 12 साल की बच्ची एक 62 साल की बुजुर्ग को पढ़ा सकती है? अक्सर यही माना जाता है कि उम्र में बड़ा व्यक्ति ही हमेशा शिक्षक यानी टीचर होता है। लेकिन यह सवाल उन पुरानी धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख देता है और असल में यही इस पूरी कहानी की नींव भी है। चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द पॉपुलर नॉवल। ये पूरी कहानी शुरू होती है उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव से, जहां उस दौर में आना जाना थोड़ा मुश्किल था और लोगों को साप्ताहिक पत्रिका का बेसब्री से इंतजार रहता था। अब इस कहानी में सबसे खास बात यह है कि एक 12 साल की पोती और उसकी 62 साल की दादी, जिनका नाम कृष्टक्का था, उनके बीच एक अनोखा बंधन था। दादी पढ़ना नहीं जानती थीं, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी पोती पर निर्भर थीं, जो उन्हें हर हफ्ते कर्मवीरा नाम की मैगजीन पढ़कर सुनाती थी। ये उनका हर हफ्ते का रूटीन बन चुका था। इस मैगजीन का सबसे बड़ा आकर्षण था त्रिवेणी का लिखा गया उपन्यास काशी यात्रे। यह एक ऐसी सीरियल कहानी थी जिसमें एक बूढ़ी औरत काशी जाकर पुण्य कमाना चाहती है, लेकिन आखिर में वो अपने सारे पैसे एक अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है। दादी इस कहानी से इस कदर जुड़ चुकी थीं कि उन्हें लगता था जैसे यह उन्हीं की कहानी हो। दादी, जिन्हें प्यार से अव्वा कहा जाता था, उनकी लगन ऐसी थी कि वो पूरी कहानी जुबानी याद कर लेती थीं। फिर मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ नए एपिसोड पर उनकी जबरदस्त बातचीत और बहस होती थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 2, एन अनरेड मैगजीन। यहां रोजमर्रा की इस आदत में एक अचानक रुकावट आती है और कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, जिसे हमने द वीक ऑफ रियलाइजेशन का नाम दिया है। होता क्या है कि लेखिका कुछ दिनों के लिए गांव की एक शादी में चली जाती है। तीसरे दिन मैगजीन आती तो है, पर थोड़ी देर से। चौथे से छठे दिन तक अनपढ़ दादी बेबसी में सिर्फ पन्नों पर हाथ फेरती रह जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ तस्वीरों से कहानी नहीं समझ पा रही थीं। और जब 7वें दिन लेखिका वापस लौटती है तो वो देखती है कि हमेशा मजबूत रहने वाली अव्वा की आंखों में बेबसी के आंसू हैं। गर्मी की वो रात, पूर्णिमा की चांदनी और छत का सन्नाटा। उस रात एक बेहद ही भावुक पल आया। हमेशा मुस्कुराने वाली दादी ने अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई और आज उन्हें इस बात का कितना पछतावा है कि वो अपनी पसंदीदा कहानी खुद पढ़ने के लिए भी किसी और की मोहताज हैं। ये उनका एक बहुत ही गहरा और इमोशनल कन्फेशन था। यहां से कहानी एक नया रुख लेती है। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द अनयूजुअल स्टूडेंट। यहां हम देखेंगे कि कैसे ये गहरी निराशा एक मजबूत संकल्प में बदल जाती है। जब 12 साल की पोती ने थोड़ी नादानी में उनके सफ़ेद बालों और झुर्रियों का जिक्र करते हुए उनके पढ़ने के इरादे पर हल्का सा मजाक किया, तो दादी ने एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, अगर किसी अच्छे काम के लिए पक्का इरादा कर लिया जाए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ये शब्द सच में बहुत प्रेरक है। उनका स्टडी रूटीन किसी को भी हैरान कर देगा। इस 62 साल की असाधारण छात्रा ने कन्नड़ वर्णमाला पढ़ना, हर एक लेसन को ध्यान से दोहराना, अक्षरों को लिखना और उन्हें जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी मेहनत की जितनी शायद कोई और न कर पाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि उनकी पहली और इकलौती टीचर उनकी 12 साल की पोती ही थी। अब वक्त था नतीजे का। चलते हैं सेक्शन 4, अचीविंग इंडिपेंडेंस पर। कहानी का क्लाइमैक्स अब करीब ही था और वक्त तेजी से बीत रहा था। लक्ष्य बिल्कुल साफ था। दशहरे के दौरान आने वाली सरस्वती पूजा तक उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना था कि वो उस उपन्यास को बिना किसी की मदद के खुद पढ़ सकें। जैसे ही दशहरा आता है, पोती चुपके से काशी यात्रे की छपी हुई किताब खरीद लाती है, जो अब एक पूरा उपन्यास बन चुका था। और यहीं आता है कहानी का सबसे अद्भुत और भावुक पल। दादी अपनी 12 साल की पोती के पैर छूकर नमस्कार करती हैं। वो कहती हैं, मैं एक पोती के नहीं बल्कि एक गुरु के पैर छू रही हूं। अब मैं आजाद हूं, आत्मनिर्भर हूं।
ये सच में साबित करता है कि किसी भी गुरु का सम्मान उनके दिए गए ज्ञान के आधार पर होता है, उम्र के आधार पर नहीं। कहानी तो हमने समझ ली, अब आते हैं सेक्शन 5 पर, लेसन्स इन लैंग्वेज। देखते हैं कि ये कहानी स्रोत में मौजूद व्याकरण और भाषा की बारीकियों से कैसे जुड़ी हुई है। जैसे ही दादी ने बिना रुके किताब का टाइटल और पब्लिशर का नाम फर्राटे से पढ़ा, तो पोती तुरंत समझ गई कि उसकी इस अनोखी छात्रा ने पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स वाला मुकाम हासिल कर लिया है। ये अंग्रेजी का एक बहुत ही शानदार मुहावरा है, जिसका मतलब होता है असाधारण सफलता पाना। एकदम सटीक बैठता है ना यहाँ। अब इस टेबल पर गौर करते हैं जो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को दिखाता है। ये ऐसे दो शब्द होते हैं जो किसी कंजंक्शन यानी एंड या और से जुड़े होते हैं। जैसे कहानी में मंदिर के आंगन में बच्चे हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी खेलते हैं, ऐसे ही सिंक और स्विम और पिक एंड चूज भी होते हैं। ये छोटे छोटे शब्द भाषा को कितना रोचक बना देते हैं। और आखिर में प्रीफिक्सेस यानी उपसर्ग की ताकत देखिए। अंग्रेजी में किसी भी शब्द के आगे इन या अन लगा देने से पूरा मतलब ही बदल जाता है। जैसे डिपेंडेंट बन जाता है इंडिपेंडेंट। ये सिर्फ ग्रामर का नियम नहीं है, ये इस कहानी के सार को भी दर्शाता है कि कैसे पढ़ना सीखने से दादी दूसरों पर निर्भर रहने से बचकर पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन गई। तो इस कहानी के आखिर में बस यही विचार छोड़ना चाहेंगे कि अगर पक्का दृढ़ निश्चय हो तो इंसान किन बाधाओं को पार नहीं कर सकता। दादी का यह अटूट जज्बा हमें सिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा का सही महत्व क्या है। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।